नमस्कार। ई मंच पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि पिछली बार लास्ट संडे हम सभी का चर्चा हो रहा था, हमारे साथ आज भी जुड़े हुए हैं हमारे अपने बांसुरी वादक, जो कि खुद भी सीख रहे हैं और सिखा भी रहे हैं। आप जयदीप जी हैं, जयदीप पवार जी, जो कि उज्जैन से हैं, महाकाल जी के नगरी से। और आपका जो उद्देश्य है बांसुरी सिखाने का, सबसे ज्यादा प्रभावित मुझे वही करता है कि आपका जो उद्देश्य है कि खुद भी सीखें और जो बांसुरी प्रेमी हैं, जो सीखना चाहते हैं, उनको गुरु अच्छे नहीं मिल रहे हैं स्टार्टिंग में सिखाने के लिए, या उनको फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, तो ऐसे लोग अपने सपनों से दूर ना रह जाएं। उन लोगों के लिए स्पेशली जयदीप पवार जी बांसुरी सिखाते हैं। जैसा कि मैं पिछले संडे भी बताया था कि जयदीप पवार जी मैहर घराने के श्री महेंद्र रेड्डी जी के शिष्य हैं, और आपने विभिन्न मंचों पर शास्त्रीय संगीत और लाइट म्यूजिक का काफी प्रदर्शन भी किया है। सर, एक बार फिर से ई मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि पिछले संडे हम चर्चा नहीं कर पाए थे, मुझे मालूम है कि आज ये कार्यक्रम स्पेशली बिगिनर्स के लिए, जो बांसुरी सीखना चाह रहे हैं, जिनके अंदर बांसुरी सीखने की एक ललक है पर कहीं न कहीं किसी अभाव के कारण नहीं सीख पा रहे हैं, उनको सिखाने का जो एक अपना आपका उद्देश्य है, जो आपका एक चैलेंज मैं बोल सकता हूँ, एक चैलेंज है अपने आप से, इस समाज से, कि भाई उनको भी अपने सपनों तक पहुंचना चाहिए। तो मैं सबसे पहले मंच पर आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं सर। जैसा कि हम अपने दर्शकों को बता दें कि पिछले संडे जो कार्यक्रम हो रहा था, क्योंकि तूफान आ गया था और बारिश के कारण कार्यक्रम नहीं हो पाया था, जिसके कारण ये संडे के लिए हमने पोस्टपोन किया था। क्योंकि सैटरडे के लिए किया था, बट संडे चूंकि सब आप लोग अवेलेबल रहते हैं, तो सबके हिसाब से इसको शिफ्ट किया गया। जैसा कि मैं पहले ही बताया था कि हमारे साथ आज जो आप जुड़े हैं, जयदीप पवार जी, आप उज्जैन से हैं, महाकाल नगरी से, और आपका बहुत एक बड़ा चैलेंज और ये उद्देश्य बोला जाए तो अच्छा होगा कि नए जो भी कलाकार हैं या संगीत प्रेमी हैं, जो बांसुरी सीखना चाह रहे हैं, ऐसे लोगों को सिखाने का आपने बीड़ा उठाया है। सर, ये जो आपने बीड़ा उठाया, इसका मतलब आपको प्रेरणा कहां से आई? ये उद्देश्य आपका कैसे बना? प्लीज उस पर थोड़ा सा दो शब्द हमारे दर्शकों को शेयर करना चाहूंगा मैं, और आपसे जानना चाहूंगा। जी। उद्देश्य तो वहीं से बन जाता है जब हम सीखना प्रारंभ करते हैं। हालाँकि जब सिखाने का नहीं रहता, लेकिन मुझे लगभग बाँसुरी सीखते लगभग 5 वर्ष हो चुके हैं। शुरू का जो प्रथम वर्ष था, उसमें मैं गुरु ढूँढ नहीं पा रहा था, बड़ी समस्या मुझे आई है। मतलब बड़ी मुश्किल से मुझे गुरु मिले, प्रथम गुरु जो मेरे हैं। तो वो 1 साल का जो पीरियड था, मेरा जो ना सीखने से एक गुरु के पास, तो मैं बहुत सारी चीज़ें ट्राई करता था यूट्यूब पे वगैरह, मतलब हर जगह से कहीं न कहीं एक जो एक ललक रहती है हर एक विद्यार्थी में सीखने के लिए, कि जी इस जी। वाद्य को सीखना है, किसी भी चीज़ को, तो एक ललक रहती है। तो मैं बहुत कोशिश करता था, कहीं गूगल से कुछ मिल जाए, कहीं कुछ मिल जाए। तो मेरे कोशिश जारी तो थी, लेकिन वो मेरा प्रयास सही था या नहीं था, मुझे देखने वाला कोई था नहीं। एक हमारा मेंटर या फिर गुरु, कुछ भी बोल सकते हैं हम, वो हमारे ऊपर होना बहुत ज़रूरी है, जो हमको ऑब्ज़र्व कर सके, हमारी गलतियों को ऑब्ज़र्व कर सके, जो कि जी जी। बिगिनर्स नॉर्मली करते हैं गलती। जो कि अभी मैं देखता भी हूँ, कुछ ऑनलाइन क्लासेस लेता हूँ, उसके थ्रू देखता हूँ कि एक गलती कुछ कोई सा भी स्टूडेंट हो, वो ज़रूर करेगा। तो वो गलतियाँ मैंने कहीं न कहीं शुरू में मैंने बहुत करी। उन गलतियों से मुझे कुछ सीखने को मिला। उसके बाद फिर मुझे प्रेरणा इस वजह से मिली कि कुछ लोग फाइनेंशियली नहीं
सक्षम रहते हैं इतने कि मतलब किसी बड़े गुरु के पास जाए, और बड़े गुरु के पास जाने के लिए भी आपको एक लेवल चढ़ के जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जी, आप जी, जी, जी। डायरेक्ट किसी फर्स्ट क्लास के स्टैंडर्ड से डायरेक्ट 12th में जा नहीं सकते। तो एज़ इट इज़ संगीत में भी है कि मतलब प्रारंभिक शिक्षा किसी एक छोटे व्यक्ति से लेना पड़ेगी मेरे जैसे। उसके बाद आप धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो स्टेज पे जाते जाओगे, फिर आपको बड़े गुरु भी मिलेंगे, फिर आपकी वो जी, जी। यात्रा चल पड़ेगी। जी, तो जी, जी। इसीलिए मतलब नहीं मैंने छोटा-सा प्रयास करा, मतलब ये लगभग। जी, जी, बोलिए। नहीं, मैं ये बोला कि आप जो बोल रहे हैं सर, बड़े गुरु अगर मिल भी जाएँ और लोग मान लीजिए फाइनेंशियली साउंड हैं, चले भी जाएँ, तो कहीं न कहीं हिचक तो लगती है, एक मन में भय टाइप रहता है कि बिल्कुल, मैं गुरुजी से ये पूछूँ कि नहीं पूछूँ? गुरुजी बुरा मान जाएँगे कि अच्छा बोलेंगे, क्या बोलेंगे? वो जो एक कम्युनिकेशन गैप होता है, शायद वो बिगिनर्स को कहीं न कहीं प्रभावित तो करता है। तो एक स्वाभाविक। मैं समझता हूँ कि सबसे प्लस पॉइंट जो आपके साथ है कि लोग खुल के प्रश्न कर सकते हैं कि ये क्या है? ये ऐसा क्यों हो रहा है? और जी, आप भी उसको खुल के बता क्योंकि सकते मैं हैं। जी, क्योंकि मैं कभी गुरु बनना नहीं चाहता, मैं खुद विद्यार्थी हूँ, तो मैं एक मुक्त बन के उनको सिखाना चाहता हूँ। मैं क्लास जो भी मतलब जितने भी स्टूडेंट उनका तो हूँ, थोड़ा-सा बस उन सीनियर लेवल पे। बस ये समझ के मैं मेरे जो स्टूडेंट है या उनको मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि आप मुझे गुरु मत मानिए, बस एक सीनियर पर्सन जो थोड़ा-सा जानता है उस बारे में। बस इतना समझिए ये तो ये ताकि उनके मन ये में भी कोई झिझक ना रहे। ये आपकी महानता है सर। ये आपकी महानता है कि और सही बात है कि नहीं, नहीं। मैंने मैंने किसी बहुत गुणी व्यक्ति, बहुत एक्सपीरियंस्ड थे, उन्होंने ये बड़ी अच्छी बात कही थी कि जब तक हम अपने आप को एक विद्यार्थी समझते हैं संगीत में, तब तक हम सीखते हैं और जिस दिन हम अपने आप को गुरु समझ बैठते हैं, उस दिन सीखना बंद हो जाता है। और संगीत तो एक ऐसा सागर है कि उसमें से लोग एक बूंद भी अगर मिल जाए तो अपने आप को धन्य समझते हैं, क्योंकि ये संगीत तो लोग 30 साल, बड़ा 35 साल, धन्य 40 मानते साल हैं। साधना करते हैं। साधना के बाद फिर उनको थोड़ा-सा मंच पर और जब आते हैं तब कॉन्फिडेंस झलकता है कि हाँ, ये एक महान कलाकार हैं। महान कलाकार बनने में सालों की साधना और मेहनत लगती है। तो सर आज का डिस्कशन में जस्ट मैं थोड़ा-सा आपके गुरु श्री महेंद्र रेड्डी जी के मामले में जस्ट जानना चाहूंगा। इसके बाद मैं क्वेश्चन का सिलसिला चालू करूंगा, क्योंकि ढेर सारे जी, जी, क्वेश्चन जी। हैं जो नए बिगनर्स हैं उनकी तरफ से आए हैं, तो मैं आपसे उस पे चर्चा करूंगा। तो जस्ट मैं आपके गुरु के मामले में भी थोड़ा जानना चाहूंगा। जी, हमारे गुरुजी जो हैं महेंद्र जी रेड्डी, वो उनकी धर्मपत्नी जो हमारी गुरु माँ हैं, श्रीमती स्मिता रेड्डी शेंडे मैम, वो दोनों ही जो हैं वो फ्लूटिस्ट है, और इवन हमारी जो गुरु माँ है वो मध्य प्रदेश की पहली महिला बांसुरी वादक है। इन क्या दोनों बात की जो बांसुरी की शिक्षा हुई, वो पंडित हरिप्रसाद जी चौरसिया से हुई है। क्या बात और उसके बाद वो बहुत समय तक मुंबई में रहे, लेकिन एक शांति की तलाश उनको उज्जैन की ओर खींच के लाई, क्योंकि उज्जैन जो नगरी है बहुत शांति है यहाँ पर, मतलब बहुत पीसफुल नगरी बोल सकते हैं उज्जैन को। स्वयंभू महाकाल विराजित है यहाँ पे। तो साधना करने का एक बहुत बड़ा सेंटर है उज्जैन। मतलब जी जी। म्यूजिक भी एक तरह की साधना है। तो उसके बाद वो उज्जैन शिफ्ट हुए, और यहीं से फिर वो बड़े शोज वगैरह भी करते हैं, और कुछ हम जैसे स्टूडेंट को सिखाते हैं। जी जी। जी जी। और इसी सर। प्रकार मैं फिर, हाँ, इसी प्रकार जी मैं जी। कुछ ऑनलाइन गुरु से भी सीखता हूँ, क्योंकि सा बढ़ाना पड़ता है किसी भी चीज़ को। तो आजकल बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू बहुत सारा कुछ सीखा जा सकता है। लेकिन ये बिगिनर लेवल पे थोड़ा-सा मुश्किल रहता है, क्योंकि ऑनलाइन जब बड़े गुरु से आप ऑनलाइन सीखते हो तो वहाँ पर सिर्फ़ आपको वो ऑब्ज़र्व बहुत कम करते हैं। आपका ऑडियो या वीडियो जो भी रिकॉर्ड करके सेंड करना पड़ता है, तो इतना समय नहीं मिल पाता हर एक, क्योंकि उनके पास बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं। लेकिन एक लेवल के बाद फिर आप खुद भी गलतियाँ निकालना सीख जाते हो। जी जैसे जी। कि मैं जी एक वीडियो देखता हूँ किसी बड़े गुरुजी का, और उनको फ़ॉलो करने की कोशिश करता हूँ, फिर जब मैं बजाता हूँ तो मुझे रिकॉर्ड करने के बाद मैं मेरी कमी निकालना सीख गया हूँ थोड़ा-थोड़ा,
कि हाँ मेरा ये सुर यहाँ पर गलत लगा, ये सुर यहाँ पर गलत लगा। तो ये पहले ही गुरु के द्वारा आ पाया। ये जी, आपका गुरु फिजिकली या फिर ऑनलाइन बहुत क्लोज नहीं है तो आपको ये चीज नहीं आ पाएगी। इसके लिए सही है, प्रथम गुरु का सही है। बहुत बड़ा महत्व है। जी, 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 जी। सर, एक दिमाग में आता है जब कोई बांसुरी बजाने की सोचता है, दिमाग में आता, क्योंकि बांसुरी एक ऐसा वाद्य यंत्र है जो अपनी तरफ बहुत आकर्षित करता है, क्योंकि इतनी मिठास होती है। मैं देखता हूं कि जब कोई आजकल साधना या अगर मेडिटेशन के लिए जितनी बांसुरी की आपको धुनें मिलेंगी, 99% मेडिटेशन में लोग बांसुरी का ही मैक्सिमम यूज कर रहे हैं। तो ये हमको बड़ा सुकून देती है, और यही रीजन है कि हमको अपनी तरफ आकर्षित बहुत करती है। जब हम जब कोई भी सीखना चाहता है तो उसको ये नहीं समझ में आता कि किस स्केल की बांसुरी, मतलब कौन सी बांसुरी, किस टाइप की बांसुरी से शुरुआत करें। ए स्केल, बी स्केल, सी शार्प, ढेर सारी होती हैं। तो कैसे हम स्केल, किस स्केल की बांसुरी या किस साइज की बांसुरी, क्योंकि स्केल के हिसाब से साइज भी चेंज होती है, बेस के हिसाब से उसकी लेंथ भी बढ़ती घटती रहती है। तो एज बिगिनर कैसे ये सिलेक्ट करना चाहिए, या कौन सा स्केल आपके हिसाब से उचित होता है, मैं इस पे जानना चाहूंगा सर। जी, जी। तो फिलहाल अगर जैसे अगर कोई भी स्टूडेंट है जिसके मन में किसी को देख कर ही प्रेरणा आती है, जैसे कहीं वीडियो देखा किसी गुरुजन का या किसी भी फ्लूटिस्ट का अगर वीडियो देखता है तो उसको एक मन में एक लगता है कि मुझे भी सीखना है। जी, तो जी, पहले उसको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि किस तरफ है। हालाँकि लाइट म्यूज़िक, क्लासिकल म्यूज़िक दोनों है, दोनों एक तरह से पटरी है। समांतर तो है लेकिन मिल नहीं सकते। रियाज़ भी दोनों का अलग-अलग प्रकार से होता है, लेकिन वो आता केवल क्लासिकल म्यूज़िक से। अगर आपको गाने बजाने का अगर शौक है, तो आपको क्लासिकल म्यूज़िक का जो बेस है, शास्त्रीय संगीत का जो बेस है, करने के बाद ही आप उस लेवल तक पहुँचते हो। क्योंकि हमारा बाँसुरी जो है ये गायकी अंग का इंस्ट्रूमेंट है। इस पर जैसा सिंगर ने गाया है, वैसा हम गा सकते हैं। लेकिन तान ऑर्नामेंटेशन बोलते हैं जिसको हम तकनीक को, गमक, मींड, खटका, मुर्की, आंदोलन, जी, बहुत सारी चीज़ें, ये सब क्लासिकल म्यूज़िक के द्वारा ही आती है। तो स्टार्टिंग में मेरे हिसाब से बिगिनर को अगर वो लाइट म्यूज़िक सीखना चाहता है, तो क्लासिकल तो सीखना ही है उसे। तो सी स्केल या सी शार्प स्केल की जो बाँसुरी रहती है, वो परचेज़ करना चाहिए। लगभग 19-20 इंच की आती है वो। जी, और जी, वो जी, इसीलिए भी क्योंकि मैं आपको दिखा देता हूँ, इसकी साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं रहती है। मतलब ये एप्रॉक्स सभी के हाथों में आ जाती है। ये इसकी लगभग साइज़ रहती है। जी, तो जी, हर एक व्यक्ति इसको आसानी से पकड़ सकता है। रही बात अगर बहुत छोटा बच्चा है, मतलब छोटा से मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 8-9 साल का, उससे छोटा नहीं। तो वो और जी, छोटी बाँसुरी भी खरीद सकते हैं। जैसे ये ई की जो बड़ी ये बेस बाँसुरी है, इसकी छोटी बाँसुरी भी आती है। तो वो उनकी फिंगर के हिसाब से ये ई की जो छोटी बाँसुरी है, जी, ये जी, भी खरीद जी, सक अगर जी, आपको थोड़ा-सा क्लासिकल की तरफ आपका रुझान है, कुछ व्यक्ति रहते हैं जिनको शास्त्रीय म्यूज़िक का इंटरेस्ट रहता है, लेकिन वो सीख नहीं पाते हैं। रहता है, मतलब उनको लाइट तो सॉन्ग्स वगैरह तो पसंद है, लेकिन क्लासिकल म्यूज़िक ज़्यादा पसंद रहता है, मतलब उनको उसका थोड़ा-सा आइडिया है। तो उनको मैं कहूँगा कि वो जी या जी शार्प स्केल की जो बाँसुरी रहती है, वो थोड़ी-सी सी से थोड़ी-सी बड़ी साइज़ में रहती है। ये लगभग इस साइज़ की रहती है। जी, जी, इसको परचेज़ करना चाहिए, ताकि क्या है कि ये बाँसुरी ऐसी है जिससे आप दोनों का माध्यम है। जैसे हमारे टोटल 24 बाँसुरी होती है, 12 सुर होते हैं, सा रे ग म प ध नि सा। इसमें 4 कोमल, 1 तीव्र, ऐसे करके टोटल 12 सुर। तो 12 सुरों के हिसाब से 12 बाँसुरियाँ, 12 मीडियम की, मिडल रेंज की, 12 बेस की, ऐसे करके 24 बाँसुरियों का एक सेट था। और भी बढ़ सकता है, ऐसा कुछ नहीं। पर वो 24 बाँसुरियों में ये जो जी स्केल जो है, ये सब मतलब एक बीच का पार्ट बोल सकते हैं हम इसको। इसके इसके द्वारा आप बेस पे भी आसानी से जा सकते हो और मिडल पे भी जा सकते हो। जी, तो जी, ये जी, बीच एक कह सकते हैं ब्रिज है, जिसपे हम जी, आसानी से, अगर कोई बच्चा ज़्यादा छोटा है, जिसकी फिंगर्स नहीं हो पा रही, तो वो सी स्केल की परचेज़ कर सकता है। लेकिन फ्लूट परचेज़ करने का कुछ
कुछ एक तरीका होता है, जैसे आजकल वैसे ऑनलाइन भी मिलती है, बहुत सारी फ्लूट अच्छी-अच्छी ऑनलाइन मिलती है। लेकिन मैं पर्सनली मेरा जो है, मैं ऑफ परचेज़ करना ज़्यादा बेहतर समझता हूँ। या अगर ऑफलाइन परचेज़ ना कर पा रहा हूँ, जैसे पहली फ्लूट तो मैं अगर किसी मेकर से खरीदता हूँ, तो मैं पहले ऑफलाइन ही लेता हूँ। एक बार मुझे जब अगर थोड़ा-सा ट्रस्ट हो जाता है, उसके बाद फिर मैं उनसे ऑनलाइन मँगवा लेता हूँ, क्योंकि क्या होता है कि वो फूक वगैरह भी देखता है। बिगिनर्स लेवल पे जी, जो फ्लूट रहती है, उसमें क्या है कि एक एवरेज वो एक फ्लूट बना के देते हैं स्टैंडर्डाइज़, उसमें हर एक व्यक्ति उसको आसानी से बजा सकता है। लेवल टू लेवल फिर आपका ब्लोइंग टेक्निक वगैरह की वजह से थोड़ा-सा वो एडजस्ट करते हैं, कुछ करते हैं उसके अंदर, टेक्निक यूज़ करते हैं मेकर्स भी। और जी, बाँसुरी आप चाहें तो आपके नियर बाय स्टोर पे भी आसानी से मिल सकती है, लेकिन आपको थोड़ा-सा प्रारंभिक ज्ञान होना उसका आवश्यक है, ज़्यादा नहीं तो सारेगमपधनिसा सानिधपमगरेसा इतना आपको बजाना आना चाहिए, जब आप लेने जाएँ तो। या फिर जी, किसी जी, ऐसे व्यक्ति को जिसको आप जानते हो, जो थोड़ा बहुत बजाता है, उसको आप आसानी से मतलब उनको ले जाके वो आसानी से आपको फ्लूट परचेज़ करवा देंगे, क्योंकि उनको थोड़ा-सा एक आइडिया है बजाने का। तो जी, जी, आप जी, किसी भी स्तर पे स्टार्ट कर सकते हो, और इसकी प्राइस की बात करें तो मतलब शायद ₹100 से लेकर हर रेंज तक आप जहाँ तक सोच सकते हो वहाँ तक मिल सकती है। तो बहुत ही सस्ता कह सकते हैं जिस इंस्ट्रूमेंट को। हाँ, जो हाँ, हाँ, छोटी सस्ती फिर भी वाली फ्लूट भी रहती है, और जी, एक लेवल वाली भी रहती है। आप फिर शुरू में आपको मेरे हिसाब से थोड़ी कम बजट की, ज़्यादा महँगी भी नहीं और ज़्यादा सस्ती भी नहीं, थोड़ा-सा मीडियम बजट की एक बाँसुरी खरीदना चाहिए। सी स्केल या जी शार्प अगर आप क्लासिकल म्यूज़िक में जाना चाहते हो। जी, 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 जी। तो ये रही बाँसुरी खरीदने की बात। मुझे लगता है कि जितने हमारे श्रोता सुन रहे हैं, आगे सुनेंगे, एक सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होता है कि मैं कौन-सी बाँसुरी लूँ? अच्छा सर, बाँसुरी ले भी लिए, फिर उसको जो बजाने का जो प्रयास होता है, जो फूँक मारने का है, ये अपनी एक ट्रिक है कि कैसे फूँक मारी जाए। क्योंकि शुरू-शुरू में तो कितने फूँक मारने वालों को लगता है कि मेरे अंदर हवा ही नहीं है, या बाँसुरी खराब होगी तभी नहीं बज रही है। नॉर्मली ऐसे विचार आते हैं, क्योंकि अ, म शुरू के तो मान लो बिल्कुल। वो सारेगामा तक पहुँच भी गया, जब वो पा पे पहुँचता है तो ऐसा लगता है बाँसुरी खराब है, और या ऐसा लगता है कि हमारे अंदर हवा ही नहीं है कि पा भी बजा जी, सकें। तो इसकी क्या टेक्निक होती है कि वो बिल्कुल। कैसे वहां तक पहुंचे, या क्या उसका वे होना चाहिए, क्या टेक्निक होनी चाहिए फूंक मारने की और इस अलंकार में सारे गामा पा धा नीसा बजाने की? इसके लिए मैं एक सबसे बहुत बेसिक सी बात बताऊँगा, वो हम सभी ने जी, बचपन में शायद किया होगा। अभी फिलहाल जी, मेरे पास है नहीं प्रेज़ेंट में। हम सभी ने बचपन में कैप में फूँक ज़रूर मारी होगी। सभी ने, जी। लगभग हाँ, सभी हाँ, ने, और उसमें से हाँ, व्हिसिल का साउंड ज़रूर प्रोड्यूस किया होगा। हाँ, 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 हाँ। समथिंग लाइक दैट। जब हम बाँसुरी में फूँक मारते हैं तो कहीं न कहीं उस टाइप की फूँक हमको लगानी पड़ती है। ये एक अंदाज़ा है कि लग उसको फूँक ये हम जी, ब्लोइंग होल जो रहता है बाँसुरी का, इसमें हम जब फूँक लगाते हैं तो पेन के कैप में हम कैसा एडजस्ट करते हैं उसको थोड़ा-सा आगे-पीछे, इस टाइप के करके लगभग हम फूँक मारते हैं। सेम जी, जी, हमको बाँसुरी में भी करना रहता है। ये जो ब्लोइंग होल है, तो उसको उसका एक पैरामीटर आप सही रखेंगे, जैसे हमारी अगर दोनों लिप बंद करते हैं, दोनों हमारे हम्म, वो होंठ को बंद करते हैं, तो बीच में एक हम्म, लाइन है। वो जी, लाइन समझ लो कि हमारी बाँसुरी की ये जो ब्लोइंग होल है, इसके बीच में एक लाइन खींच दी, बाय चांस। एक इमेजिन कर सकते हैं कि इसमें एक बीच में एक लाइन खींच दी, और हमारा जो ये आधा होंठ, नीचे वाला आधा होंठ इस पर नीचे की साइड, और ऊपर वाला ऐसे करके इस पे रख लिया, और उसके बाद फिर उसको बाहर निकालते हैं। बीच की लाइन से जी, यहाँ ऐसा रखा और बाहर निकाल दिया। फिर आप उसमें जी, फूँक लगाने का प्रयास किए। अगर फूँक की आवाज़ नहीं आती है, तो बाँसुरी को अंदर या बाहर, थोड़ा-थोड़ा, ऐसा नहीं कि बहुत स्पीड से, बहुत स्लोली इस प्रकार से आपको थोड़ा-सा उसको रोटेट करेंगे जब आप, तो कहीं न कहीं आपको एक आवाज़ सुनाई देगी। थोड़ा हर्ष सा साउंड आएगा, ऊपर-नीचे आएगा, बहुत ज़्यादा गंदा भी आएगा, कभी-कभी अच्छा भी आएगा, हर एक चीज़ होगी। लेकिन आप इस प्रयास को निरंतर करते रहिए। इसमें जी, होता क्या है, जब हम फूँक लगाने के साथ, मैंने बहुत सारे व्यक्तियों को देखा है, फूँक लगाने तक ही कुछ लोग बाँसुरी छोड़ देते हैं।
मतलब जी 1 दिन जी लगाई, 2 दिन लगाई, 3 दिन लगाई, नहीं हो पाया, वहाँ उनका लर्निंग खत्म हो जाता है। जी ये जो प्रारंभिक 6 महीने हैं किसी भी स्टूडेंट के लिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट रहते हैं वहाँ पर रहने के लिए। अगर वो 6 महीने उसने निकाल लिए, तो वो आगे चला जाएगा। मतलब एक तरह से एक साधना है, अब साधना बोलते हैं, जैसे हम भगवान की साधना करने बैठते हैं, किसी भी मंत्र का जाप, तो मन नहीं लगता। यहाँ भी ऐसा ही होता है कि वो जी मन जी थोड़ा-सा मारना पड़ता है और फिर अगर एक बार लग गया, तो दिक्कत नहीं आएगी। तो ये तो फूँक की बात रही, किस प्रकार जी से हम फूँक लगा सकते हैं। बहुत सारे यूट्यूब वगैरह पे भी वीडियो अपलोड हुए हैं फूँक के रिगार्डिंग, अच्छे-अच्छे वीडियोज़ भी हैं। आप उनको देख के भी मतलब बहुत कुछ सीख सकते हैं। और कुछ मतलब लगभग तो कुछ अच्छे भी हैं, कुछ थोड़ा-सा गलत तरीका भी है मतलब, लेकिन आपको अपना तरीका थोड़ा-सा ढूँढना पड़ेगा और इसके लिए आपको कोई सीनियर तो होना आवश्यक है कि आप फूँक सही लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे हो। जब आप जैसे आप प की बात बता रहे थे, अब मैं आगे चलता हूँ इसी बात में कि सारे जी गामा तक तो चले जाते हैं। जी अब जी बिगिनर्स क्या गलती करते हैं, मैं आपको एक छोटा-सा शॉर्ट बता देता हूँ। मैं जी अभी इस पे सारे गामा पधा निसा बजाता हूँ, जी जी जो बिगिनर्स बजाते हैं वो वाला। जी ये सी स्केल की बांसुरी है। हाँ ये बिगिनर्स बजाते हैं। वो किसी भी कहीं पर भी पढ़ के या फिर देख के इस प्रकार से बजाने का प्रयास करते हैं। लेकिन वो गलती क्या करते हैं, वो सारे गमा तक तो चले जाते हैं, लेकिन जो वो प बजाते हैं, वो लोअर ऑक्टेव का हो जाता है क्योंकि हमारा बांसुरी 2.5 ऑक्टेव इसमें बजता है, ढाई सप्तक। तो इसमें प, ध और नी, ये लो ऑक्टेव यानी कि मंद्र सप्तक में बजते हैं। और ये जो हम सा यहाँ से स्टार्ट जो मैंने अभी बजाना प्रारंभ किया था, वो मध्य सप्तक या मिड ऑक्टेव में आता है। तो उसके लिए अब लेकिन बिगिनर्स कंफ्यूज रहता है कि ये मध्य क्या है, लो क्या है, तीव्र क्या है। तो ये जी क्लियरेंस होना उसको बहुत ज्यादा आवश्यक है क्योंकि जी इसमें जी सा से लेके नीचे के प से लेकर ऊपर के प तक का साउंड आता है। लो प मतलब लो मतलब क्या बोल सकते हैं उसको मंद्र का प और तीव्र हम्म। का प यानी कि हाई ऑक्टेव का प। जी जी अब ओरिजिनल में बजना कुछ इस प्रकार से चाहिए। तो हम अगर तो एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, हर एक भारतीय को लगभग ये 7 सुर याद ही है, जन्म से ही याद रहते सारेगामा पधनिसा, चाहे किसी से सीखे या नहीं सीखे। तो हम जब गाते भी हैं सही तो लाइक जी जी सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, सारे ग पधनिसा ऊपर जा रहे हैं, लेकिन वो जब बजाते हैं तो वो इस चीज को भूल जाते हैं, वो सारे ग म पधनिसा लोअर में पहुंच जाते हैं। ये बांसुरी में सबसे बड़ी एक गलती होती है हर एक कमी बिगिनर्स के साथ। गलती है हाँ जी 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 नहीं कमी, उसमें हाँ, ऐसा क्योंकि लगता है ना वहां सर पर उनको कोई उसमें ऐसा लगता है कि मैं बजाने सीख गया तो वो हाई हम्म, और लो का ध्यान नहीं रहता है पाप बज जाए वही सबसे बड़ी जी, बात होती है तो अब वो लो है कि हाई है बिल्कुल या बिल्कुल, मध्यम है वो उसको ध्यान भी नहीं रहता है बट आपने एकदम जी जी सही कहा कि वो जो नॉर्मली जब बजाते हैं तो हम मध्यम से चालू करते हैं और हमको तीव्र पे जाना है तो सारे गामा जैसे आप बोले फिर पढ़नी हम लो में चले आते हैं जबकि मध्यम से हमको हाई में जाना है आप सीढ़ियां चढ़ रहे हैं नीचे की सीढ़ियां और ऊपर की सीढ़ियां में बहुत फर्क है तो वैसे आप आवाज भी जब निकालते हैं तो सरगम में ऊपर का जो सा लगेगा नी लगेगा वो ऊपर लगेगा नीचे का जो है नीचे लगेगा नॉर्मली ये गलती कर जाते हैं तो बिगनर्स को ये चीजें ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है तो जयदीप बहुत सर ने आवश्यक है। बड़े अच्छे ढंग से उसको समझाया है और सर इसके जैसे साथ अभी एक आप और कर जी सकता है बिगिनर्स, एक और मुझे एकदम याद आया कि अगर जैसे वो बांसुरी बजाना, उसके पहले सारे गामा पा धा नि सा का थोड़ा सा, चाहे गला अच्छा हो या नहीं हो, पर हम गा तो सकते हैं। तो थोड़ा जी सा जी एक उसका रियाज, तो उससे उसको एक पता चल जाएगा कि सारे ग म के बाद जो प आएगा थोड़ा सा ऊपर रहेगा, म से ऊपर रहेगा। तो उसके दिमाग में अगर ये बात बैठ गई तो वो बांसुरी पे निकालने का प्रयास जरूर करेगा। क्योंकि हम बांसुरी जी पे जी कुछ भी बजाते हैं, मान लो किसी गाना भी बजाते हैं, तो गाना हमारे दिमाग में ज़रूर चलता है। तभी वो जी बांसुरी पे बहुत मिठास आती है। अगर वो गाना जी नहीं चल के सिर्फ अगर नोटेशन चलेगा तो वो बहुत या सुनने में। जी तो जी ये चीज़ उसको थोड़ा-सा प्रयास करना चाहिए। जी जी जी, सर जैसा हम सभी जानते हैं बांसुरी चाहे वो शास्त्रीय संगीत हो भारतीय हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत हो चाहे लोकगीत हो फोक गीत जिसको हम बोलते हैं या जी, जी, फिर जी।
फिल्मी सॉन्ग हो, किसी में भी और हर एक में इसकी अपनी अलग पहचान है और अपनी अलग मिठास है। तो आपने शुरुआत जैसे कृष्ण धुन से किया था, वैसे मैं जी। चाहूंगा सर कि अगला क्वेश्चन मैं पूछूं, उसके पहले हमारे दर्शकों को थोड़ा मूड चेंज भी हो जाए और उनको ये भी पता चले कि और बांसुरी में कैसे बजाया जा सकता है, क्या सुना जा सकता है। तो कोई भी आपके हिसाब से एक कोई भी धुन 1 मिनट, 1.5 मिनट की जो भी है, प्लीज हम सुनना चाहेंगे जी, आपसे। जी, जी। जी, जी, जी। फिलहाल में एक मेरा जो पर्सनल मुझे बहुत एक सॉन्ग है, ज़रा ज़रा जी, महकता है, उसमें क्या बात जो फ्लूट में आगे एक फ्लूट बजा हुआ है, जो कि नवीन कुमार जी ने बजाया है और वो की फ्लूट पे बजाया है। मैं कोशिश करूँगा उसको बजा के थोड़ा-सा एक गाना, क्योंकि वो गाना बहुत क्लोज़ है मतलब बांसुरी के भी, क्योंकि उसमें बांसुरी का पीस यूज़ हुआ है और बहुत अच्छा है। तो मैं जी, प्रयास करूँगा उस गाने को बजाने के लिए। जी, 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 स्वागत। जी, क्या बात। तो क्या ये बात, इस क्या बात। गाने का एक थोड़ा-सा अंग था। अरे क्या बात। बहुत प्यारा धुन है सर। और अगला क्वेश्चन मैं पूछता हूं सर। जो बांसुरी, जब हम रही बात बांसुरी खरीद लिए, फूंक मारने की बात हो गई, सबसे इंपॉर्टेंट जो फिंगर्स की होती है, आपको बांसुरी पकड़ना कैसे है, और फिंगर्स का हमारा कौन सा पोर्शन, ये फिंगर की फॉर एग्जांपल ये बीच का या ऊपर का कौन सा पोर्शन उस पर्टिकुलर स्वर के छिद्र को कैसे हम कवर करेंगे। ये यूट्यूब पे तो क्या है कि उतना डिटेल्स में शायद ही बताते हैं और समझ में भी नहीं आता है, बट मुझे लगता है कि दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमको जानना जरूरी होता है। तो मैं चाहूंगा सर कि प्लीज आप कैसे उसको पकड़ना है, फिंगर्स कैसे रखनी है, वो चीजें प्लीज आप बताएंगे। जी, जी, जी। तो आपने बहुत बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा। कई बार ये क्वेश्चन एक चीज़ से रिलेट भी करता है, क्योंकि अगर जैसे कोई व्यक्ति है, मान लो मैं ही था, तो जब हम बजाना जाते हैं, तो अगर मेरे को फूँक लगाना आ गई, जी, लेकिन अब मैं जब सारेगामा बजाना जा रहा हूँ, तो कहीं न कहीं मेरा कुछ ओपन हो रहा है। ये जो मेरा फ्लूट पे दिख रहा हो, जैसे यहाँ से कुछ ओपन हो गया। ये जी, फिंगर सही पोज़ीशन में अगर नहीं रखी है तो, या जी, म से प वाला भी ठीक हो गया, उसके बाद अगर यहाँ आए तो प बजाने लगे, क्योंकि क्या होता है बाँसुरी की एक विशेषता है, बाँसुरी में ये 2 होल्स जो हैं, एक तो ये नी का होल और ये ध का होल, ये पास में रहते हैं और ये प वाला थोड़ा-सा दूर रहता है, हर एक बाँसुरी में। जी, ये जी, मैं जी, जी, क्योंकि ये ट्यूनिंग के लिए होता है, क्योंकि श्रुतियाँ हैं संगीत में, तो उस हिसाब से इसको बनाया जाता है। तो ये जो दूरी जो रहती है,
आप किस प्रकार से इसके ऊपर फिंगर्स रख रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू में हर बिगनर्स के साथ प्रॉब्लम आती है कि उसकी फिंगर्स ओपन होती है, वो बहुत सारे वीडियोस भी देखता है। जी भारत में बहुत प्रकार की फिंगरिंग यूज होती है। पहली मैं बताऊंगा, कुछ कुछ लोग इस टाइप से फिंगर यूज करते हैं, ऐसे रखते हैं, मतलब ये ऐसे पकड़े हुए रहते हैं, ऐसे पकड़ते हैं। जी जी अ, अच्छी है, कोई इश्यू नहीं, मतलब इस फिंगरिंग में भी कोई इश्यू नहीं। थोड़ा सा ये होता है कि शायद फास्ट प्लेइंग में दिक्कत आ सकती है इस चीज में, जब आप फास्ट बजाने जाते हो। जब ये हम टिप से कवर कर रहे हैं, इसमें क्या कर रहे हैं, ये ऊपर ऊपर की जो पोर्शन है हमारे फिंगर्स के टिप, इससे कवर करते हैं और कुछ इस प्रकार से वो पकड़ में आती है। इसमें एक चीज और होती है बिगनर्स के साथ कि थोड़े टाइम के बाद आपको फिंगर्स में दर्द भी होता है, क्योंकि ये कितनी, जैसे देखो कितनी ज्यादा बेंड हो रही है, बहुत ज्यादा ये बेंड है यहाँ से मेरी फिंगर्स, जी अगर मैं इस जी प्रकार से पकड़ता हूँ तो ये कुछ जी इस टाइप से। अब हमारा जो फिंगर रखने का स्टाइल है, हमारा बहुत सिंपल स्टाइल है। हम कुछ इस प्रकार से बांसुरियों पे पूरी स्ट्रेट उंगलियां रखते हैं। अब इसमें हम यूज क्या करते हैं, मैं आपको एक, हमारा ये जो उल्टा हाथ है, उल्टा हाथ हमारा बांसुरी पे ऊपर रहता है और सीधा हाथ बांसुरी के नीचे रहता है। ये मैं राइट हैंडी हूँ इसलिए बता रहा हूँ। हो सकता है कोई लेफ्टी हो, वो इधर से बजाता हो तो उसका राइट हैंड ऊपर रहेगा, ये डिपेंड जी करेगा वो जी लेफ्टी है राइटी। और एक और चीज इसके साथ मेरे को एक और बहुत अच्छी बात याद आई, जब आप बांसुरी पहली बार हाथ में लेते हो, तो अगर आप राइटी हो तो आपका माइंड पता नहीं क्यों शुरू में आपको ऐसा संकेत देगा कि आप इधर से बांसुरी पकड़ो। शुरू में जब आप किसी गुरु को नहीं देखते हो तो आप उल्टी साइड से बांसुरी पकड़ते हो हमेशा। हमेशा मेरे हर एक जो भी जो पहली बार फ्लूट खरीद के लाते हैं मेरे पास, उनको देखा है मैंने, वो उल्टी साइड से ही बांसुरी पकड़ते हैं। जबकि अगर आप राइटी हो तो आपको इस साइड रखना है, उल्टा हाथ ऊपर आना चाहिए। अगर आप लेफ्टी हो तो आपका सीधा हाथ ऊपर आना चाहिए। तो ये तो हैंड की बात हो गई। अब उसके बाद जब मैं कवर करता हूँ तो पहला जो होल है मेरा बांसुरी का, जो म का होल है, इसको मैं, मेरी अब उंगलियों में 3 पोर्शन है, 1 2 3, तो ये जो बीच वाला पोर्शन जो है, इससे मैं कवर जी करूंगा। जी कोशिश ये जी करना चाहिए कि लाइन पर होल्स ना आए। जो लाइन है इन पे अगर जी होल आएंगे, क्योंकि इसमें आपका जो होल है वो थोड़ा सा ओपन होने के चांस है अगर लाइन पे आता है तो। जी जी दूसरा जी दूसरा जो होल है जिससे हम ग बजता है जिससे, वो भी हम बीच वाले पोर्शन से कवर करेंगे। जी थर्ड जो है उसको हम टिप से कवर करते हैं क्योंकि थोड़ा दूर रहता है। ये जी इस प्रकार से, ये मैंने ऊपर होल्ड कर लिया, ये मेरा टिप से कवर करा। सेम एज इट इज जो नीचे का हमारा ऑक्टेव है, ये नी बीच वाले पोर्शन से पहली उंगली से, सीधे हाथ की पहली उंगली से बीच से कवर होगा। ध जो जी है वो भी बीच से कवर होगा, और ये जो प है ये टिप से कवर होगा। जी आपका जी जो अंगूठा है, अंगूठा कुछ इस प्रकार से, मतलब ये मैं आपको बताता हूँ, ये इस प्रकार से रखागा, ना ज्यादा इतना ज्यादा दूर, ना बहुत ज्यादा पास, बस ये यहाँ पे होना चाहिए। हालांकि मेरा थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है तो मेरा पूरा रखाता है। किसी का ऐसे भी रखा सकता है, कोई इशू नहीं। किसी का छोटा रहता है तो ऐसा भी रहेगा, ऐसा भी रहेगा, ऐसा भी रहेगा। मेरा ऐसा आता है, ये भी मेरा जी ऐसा आता है। रही जी बात जी छोटी उंगली की, तो उसको आप ऊपर रख सकते हो, ये इस प्रकार से, चाहे नीचे रख सकते हो, ऊपर रख सकते हो, कहीं भी रख सकते हो। ये जी थोड़ा सा ये जी बेस पे मैंने बताया। अब अगर आपकी उंगली ज्यादा थोड़ी सी बड़ी है, जैसे मैं अब ये यहाँ पर सी शार्प की सी स्केल की बात करता हूँ, ये थोड़ी छोटी है साइज में, तो आप जी यहाँ पर, ये हो सकता है कि ये आप टिप से कवर करने जाओ तो थोड़ा आपको उंगली पीछे लेना पड़ेगी। तो इसको आप जी चाहे तो मिड से कवर कर सकते हैं, इस वाले होल को भी। जैसे ये मिड से कवर करा, ये भी मिड से कवर करा, तो आपके हाथ लगभग एक जैसी पोजीशन में रहे, इसलिए आप इसको भी मिड से कवर कर सकते हो। सेम एज इट इज नीचे भी आप चाहे तो इसको मिड से कवर कर सकते हो और इजीली बच सकता है। जी जी तो जी पोर्शन जी का बहुत ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए एक रियाज करना चाहिए, मिरर के सामने बैठकर प्रैक्टिस करना चाहिए। तो आपको, जैसे आप मान लो मैं बजा रहा हूँ, अब पा बजाने की जगह अगर मान लो गलत बजता है तो कैसे बजेगा, मैं थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करता हूँ। ऐसा कुछ साउंड आएगा, कुछ इस प्रकार से आएगा। तो उसमें जी आपका हो सकता है ये ध की उंगली खुली हो, कुछ इधर से खुली हो, कुछ इधर से खुली हो, नी की भी खुली हो सकती है। तो प्रॉपर होल्डिंग होना बहुत आवश्यक है। शुरू में बिगनर्स बहुत टाइट होल्ड करते हैं, बहुत ज्यादा टाइट फ्लूट को। वो भी मैं कहूंगा कि इतने ज्यादा टाइट ना करें, थोड़ा कम, प्रेशर आपको शुरू में थोड़ा सा लगाना पड़ेगा, बाकी इतना ज्यादा नहीं कि फ्लूट को आपसे उंगलियां नहीं चल पाए। दूसरी चीज, आप जब शुरू में प्रयास करते हैं तो आपका अंगूठा दुखता है, जी अंगूठा जी उंगलियां बहुत दर्द करती है, तो घबराए नहीं। ये आप
हाथ ने अभी तक कोई एक्सरसाइज करी नहीं है इस प्रकार की, तो हम अगर जिम भी जाते हैं तो शुरू दिन क्या लगभग 1 महीने तक आपको दर्द रहेगा शरीर में। तो सेम एज़ जी, इट जी। इज़ हमारे साथ रहता है। और क्योंकि जी, जी। हमारा जो हाथ है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से, ये 2 उँगली तो पास में, ये तो दूर हो सकती है। ये जो 2 है बीच वाली और हमारी जो अनामिका जिससे हम चंदन लगाते हैं, वो बिल्कुल पास में है। इनके बीच में मतलब दूर करने का प्रयास हम नहीं करते नॉर्मली। लेकिन जब बाँसुरी पे हाँ। जाते हैं तो जब पाँव बजाते हैं ना तो थोड़ा-सा इसको दूर करना पड़ता है इस टाइप से। ये 2 तो पास में रखा गई, ये थोड़ा-सा दूर करके ऐसा रखाती है तो हमारी फिंगर को आदत नहीं रहती है। तो जी, इसके लिए जी। आप काँच में देख के अभ्यास कीजिए, थोड़ा-सा हाथों को ऐसे-ऐसे एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, थोड़ा-सा 5-10 मिनट इस टाइप से। मतलब बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे एक प्रोड्यूस हो, काँच में देख के प्रैक्टिस कीजिए। कुछ गूगल पे कुछ इमेजेस है फिंगर्स की कैसे रखा जा सकता है उसको फॉलो कीजिए। और होता क्या है कि जब टिप से होकर करता है व्यक्ति, तो उसके होल बहुत प्रॉपर्ली कवर, बहुत प्रॉपर, ये देखिए मतलब इसमें एयर निकलने के चांसेस नहीं है। तो बिगिनर्स क्या करते हैं कि ऐसे करके ही बजाते हैं कि वो अगर मैं ऐसे बजाता हूँ तो मेरे को हीजिंग आ रही है, ऐसे करता हूँ मुझे आसानी हो रही है। लेकिन ये फिर दिक्कत दे सकता है आपको। कुछ बहुत सारे लोगों का स्टाइल है ये प्लेइंग करने का, मैं गलत नहीं बोलता इसको, बहुत सारे लोग करते हैं लेकिन वो उनकी बहुत लेवल की प्रैक्टिस हो चुकी है। आपको अगर आसानी से फिंगर रखना है तो ये सबसे उचित तरीका है, जो कि हमारे गुरुजी भी इस प्रकार से हाथ रखते हैं। बहुत सारे जैसे शायद पुराने जो फ्लूटिस्ट हैं वो इस प्रकार से फ्लूट रखते थे। आज भी कुछ हैं जैसे पारस भैया वगैरह वो अभी भी इस प्रकार से होल्डिंग करते हैं। जी, जी। जी, जी। मैं समझता हूँ कि इतना सुंदर, इतने अच्छे तरीके से जो फिंगर रखने का आपने बताया, ये जो बिगिनर्स हैं उनके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा, क्योंकि ये कन्फ्यूजन बहुत लोगों को रहता है। दूसरी चीज, राइट और लेफ्टी जो आपने बात कही कि कभी-कभी ऐसा होता है कि जब आप किसी अगर बनाने वाले से, खास करके जो मेकर्स होते हैं बांसुरी, अगर उनसे आप परचेज करने जाओ तो सबसे पहले यही क्वेश्चन आता है, आप राइटी हो या लेफ्ट, मतलब आप राइट हैंडेड हो या लेफ्ट हैंडेड। तो यही नहीं समझ में आता कि हम जी, राइट जी। हैंड लेफ्ट हमको ही नहीं मालूम है। तो सीधा सा है कि अगर राइट हैंड आपका नीचे है, सही बोल रहा हूं सर, तो आप अगर जो राइटी जो हो। आप हाँ, हाँ, बिल्कुल। और और वो अगर आपका अपन खुद को लेफ्ट डिसाइड हैंड करना नीचे है, पड़ेगा। हाँ, 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 बिल्कुल, अगर लेफ्टी आपका जैसे हम नॉर्मली हमारी लेफ्ट हैंड नीचे रख रहे हैं, तो आप लेफ्टी हो। लेफ्टी ये आपका क्योंकि अपना दिमाग बताएगा कि आप क्या हो। हाँ, नहीं बता पाए। जिसमें आपको हुँ, दूसरी कंफर्टेबल चीज़ लगे, इसका एक आप वही हो। आसान तरीका एक और मैं थोड़ा-सा बता सकता हूँ कि जैसे हम अगर अगर मैं सीधे हाथ से लिखता हूँ तो मैं राइटी हूँ। क्रिकेट तो सभी ने जी, खेला है, हम लेफ्टी या राइटी रहते ही हैं हमेशा। क्रिकेट भी जी, कुछ जी। राइटी खेलते हैं, कुछ लेफ्टी खेलते हैं, मल्टी स्पेशल केस रहते हैं जो दोनों साइड से खेलते हैं। जैसे कि जी, हमारे जी। गुरुदेव, उन्होंने पहले जो बाँसुरी सीखी थी, वो पहले राइट साइड से बजा सीखी थी। लेकिन जब उन्होंने माँ अन्नपूर्णा देवी से जब बाँसुरी सीखी तो गुरु माँ ने कहा था कि मतलब आपको सब कुछ भूल के इसको इस प्रकार से उल्टी साइड से बजाना सीखो। तो वो दोनों हाथ से बजा सकते हैं, दोनों तरफ से, जबकि क्या बात! हर एक व्यक्ति नहीं बजा सकता। दैट्स व्हाई ही इज़ अ गॉड ऑफ फ्लूट, मतलब अगर आप गूगल भी करेंगे गॉड ऑफ फ्लूट तो उनका ही फ़ोटो आएगा। क्योंकि क्या हमने बात! कृष्ण को तो क्या बात! सुना नहीं बजाते हुए कभी लाइव, तो वो ही हमारे लिए एक कृष्ण ही समझते हैं हम उनको, कि वो ही मतलब एक अवतार हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा बाँसुरी को आगे बढ़ाया है शास्त्रीय संगीत में। जी, जी, जी। बड़े सौभाग्य की बात है कि गुरु शिष्य परंपरा में आज भी हमारा भारतीय शास्त्रीय संगीत पनप रहा है, और ये भारत में ही नहीं, विश्व में अपना स्थान रखता है। और बांसुरी एक ऐसा वाद्य यंत्र है जो हमारे भारतीय हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का एक अभिन्न वाद्य यंत्र है। चाहे वो कार्नेटिक कर्नाटक म्यूजिक में जाएं, हम साउथ के म्यूजिक सिस्टम को देखें, चाहे हम उत्तर भारत के देखें, तो दोनों में बांसुरी का अपना एक विशेष स्थान है। और सबसे अच्छी बात है कि बांसुरी हर कोई सीखने की कोशिश इसके लिए करता, क्योंकि बचपन से इस बांसुरी से परिचित होता है भगवान कृष्ण के थ्रू, या गांव में भी बांसुरी बेचने वाला आता ही है। ऐसा कोई वाद्य बिल्कुल, यंत्र नहीं होगा शायद कि जो गली गली में घूम के कोई बेचता हो, एक्सेप्ट बिल्कुल सही। बांसुरी भी हम बचपन से देखते हैं कि बचपन से, और जो वो भी बजाता है
वो कितना सुंदर बजाता है, भले उसको बहुत शायद इतना शास्त्रीय संगीत का ध्यान नहीं होता, बट वो नहीं। बजाता है। सर जैसा अभी आपने बोला कि यूट्यूब से भी सीखा जा सकता है, कुछ लिंक्स या कुछ ढेर सारे अभी एकेडमी वाले सिखा भी रहे हैं यूट्यूब पे भी, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी जो ये महामारी का दौर चल रहा है, जो महामारी का टाइम है, अब पर्सनली हम सामने बैठ के गुरु के सीखें, ये मुझे दिन प्रतिदिन, पहले हम सोचते थे 2 महीने की बात है, 3 महीने की बात है, साल भर की बात है, बट मुझे ऐसा लगता है, वैसे भगवान करे जल्दी ठीक हो जाए, बट वैक्सीनेशन जो हो रही है वो आपको इसके लिए नहीं हो रही कि आपको कोरोना नहीं हो, आपको इसके लिए हो रही कि जी, उसका इफेक्ट आपके ऊपर ज्यादा ना हो। तो कोरोना ज़्यादा। नहीं होने का तो चांस हमको लगता है कि अभी बहुत दूर है कि कोरोना हमारे बीच से खत्म हो जाए, दैट इज नियर टू इम्पॉसिबल हो सकता है इसके साथ अब हमारी अगली जनरेशन चलती रहे। हाँ, सुविधाएं हो जाएंगी, सिक्योरिटी हो जाएगी, वैक्सीनेशन हो जाएगा, तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा नहीं होगा, आप उतना ज्यादा प्रभावित नहीं होंगे। बट जी, अब किसी से मिलना जुलना, जो सोशल डिस्टेंसिंग नाम की एक बहुत बड़ी हमारे साथ चैलेंज है, वो कहीं ना कहीं अब प्रभावित कर रही है और हमको प्रोत्साहित कर रही है कि हमारा लाइफ तो चलता रहे, हमारा काम चलता रहे, तो हमको ऑनलाइन की आदत डालनी पड़े। और बड़े जी, दुख की बात भी है और एक गैप की बात है कि हमारे मैक्सिमम कलाकार ऑनलाइन सुविधाओं से, या उनको बोला जाए कि भाई आप ऑनलाइन प्रोग्राम कर लो, तो शायद वो कभी ऐसा सोचा भी नहीं रहा होगा कि हम ऑनलाइन बैठ के सीखेंगे, सिखाएंगे या फिर ऑनलाइन हम प्रोग्राम करेंगे। वो उतना ज्यादा अपडेटेड नहीं है, क्योंकि इसमें इंटरनेट की सुविधा देखी जाए, जैसे पिछले संडे हमने देखा कि सर के साथ भी काफी जी, दिक्कत हुई और कनेक्टिविटी की इशू हुई। दूसरी चीज माइक सिस्टम, स्टूडियो, सारी चीजें घर में सेटअप करना, ये सारे बहुत ढेर सारे चैलेंजेस हैं जो हमको इसको फेस करना चाहिए और आगे इस हिसाब से तैयारी करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी ये लंबा दौर जो हमको क्रॉस करना है, और नहीं भी हो तो हर दुख एक नया आविष्कार करता है। हर समस्या, जी, लोग बोलते हैं ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जब आवश्यकता होती जी, है तो एक नया आविष्कार होता है। अब यूट्यूब के माध्यम से, जैसा आपने बोला कि सीख सकते हैं, ऑनलाइन तो आपको सीखना ही पड़ेगा। आप कब गुरु से मिल सकते हैं, गुरु के पास जाके मिल सकते हैं। हो सकता है साल में 2-3 दिन के लिए आप मिल लें कि भाई चलिए प्रैक्टिकल हम करके गुरु के साथ बैठ के देख लेते हैं। तो इसको देखना पड़ेगा। तो आपकी क्या राय है सर? मतलब यूट्यूब से, वैसे तो आपने बोला कि यूट्यूब से सीख सकते हैं, बट क्या ध्यान देना चाहिए? उसमें क्या सोचना चाहिए? क्या हमको सावधानी बरतनी चाहिए? क्योंकि मैं इसके लिए इतनी इतनी चीजें बोला, इतना डिटेल्ड में डिस्कशन किया, क्योंकि मेरी किसी अच्छे गुरु से, अच्छे बांसुरी वादक से बात हुई। उन्होंने बोला यूट्यूब से कभी आदमी एक्सपर्ट नहीं हो सकता या नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या है, आप फाइन जो होना चाहिए वो आप नहीं हो सकते हैं। तो आपकी क्या राय है सर, और क्या ध्यान देना चाहिए? बिल्कुल आपको जिन्होंने भी बोला, वो बिल्कुल 100% सत्य है क्योंकि यूट्यूब से आप सीख तो रहे हैं, जैसे मैंने बताया, मैंने 1 साल तक सीखा, जी। इधर-उधर से, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं आया ढंग से। कोशिश धुन-वुन निकालना सीख गया मैं, कि हाँ, उसकी ऐसी धुन निकल रही है, लेकिन जो एक ऑब्जर्वर रहता है, वो आपको बताता है कि नहीं तुम्हारा गंधार गलत लग रहा है, नहीं तुम्हारा नैवत गलत लग रहा है, तुम्हारा सुर ऊपर है, तुम्हारा सुर नीचे है, तुम्हारा सुर चढ़ा है। ये हर एक चीज़ एक आपको एक ऑब्जर्वर बताता है। तो जी। उनका कहना बिल्कुल सत्य है कि आप फाइन जो होते हैं एक थोड़ा-सा एक लेवल के लिए तब नहीं हो सकते। हाँ, आप अगर स्टार्ट करना चाहते हैं, थोड़ा-सा क्योंकि आपको अंदर एक इंटरेस्ट आया, तो इंटरेस्ट तो एकदम से व्यक्ति एकदम नहीं सीख जाता, तो वो थोड़ा-सा यूट्यूब पे सर्च करता है, कुछ चीज़ें वहाँ से गेन करता है, तो उसको लगभग सारेगामापधनिसा इतना बजाना तो आ ही जाता है। कच्चा-पक्का, गलत-वलत, फूँक लगाना, ये सब चीज़ आ जाती है। उसके बाद मेरे हिसाब से उसको एक गुरु तलाशना चाहिए, कोई भी। ऐसा नहीं कि गुरु नहीं है, आप सोशल मीडिया पे लगभग जितने भी यंग जनरेशंस के हैं, ओल्ड मतलब जो हमारे गुरुजन की जो जनरेशन है, वो भी हैं, बहुत सारे लोग अवेलेबल हैं। तो आपको कोशिश करना चाहिए उनसे कॉन्टैक्ट करने की। तो बेसिकली कुछ एक
यंग जनरेशन वालों से कांटेक्ट करो, उनके साथ आप कुछ सीखे, उसके बाद फिर एक सीढ़ी आगे बढ़ो। तो जी, यूट्यूब एक माध्यम है सिर्फ कनेक्ट करने का, थोड़ा-सा आपको कुछ ज़रा-सा आ गया और वहाँ पर पहुँचना चाहिए। अब जैसे यूट्यूब पे भी कुछ अच्छे, अब मैं एक्चुअली अब मैं देखता हूँ, मैं भी कुछ यूट्यूब पे कुछ जैसे कुछ देखा, तो मैं जिनको जानता हूँ कि हाँ, जैसे मनोज राजपूत सिंह सर जो है, दिग्विजय सर जो है, ये गुरुकुल से सीखे हुए हैं, इनका यूट्यूब चैनल है और ये बहुत अच्छे प्रकार से बताते हैं। लेकिन क्या होता है कि उनका जो सब्सक्राइबर लेवल है, वो इतना प्रमोशन नहीं करते खुद का। जो प्रमोशनल आर्टिस्ट रहता है यूट्यूब पे सिखाने वाला, वो उनकी कैटेगरी अलग है। जो अच्छे आर्टिस्ट है, उनकी कैटेगरी अलग है। वो कभी ये नहीं बोलते कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करो या ये करो या वो करो। तो जब आप सर्च करते हो बांसुरी कैसे सीखें, तो आपको उनकी बजाय वो वाले लोग दिखते हैं। तो जी, आप जी, फर्स्टली उनको ही क्लिक करोगे, तो वहां से शायद आपकी गलती अगर चालू हो गई, तो पहले आप किसी सीनियर से जरूर पूछो कि कहीं ना कोई तो कनेक्ट में आपको मिल ही जाएगा कि जो इस फील्ड से जुड़ा हुआ, भले ही बांसुरी से नहीं। अगर आप मान लो आपका कोई मित्र है, वो तबला वादक है, हारमोनियम बजाता है, वोकलिस्ट है, तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी शास्त्रीय वालों को जानता होगा जो बांसुरी बजाता है, क्योंकि पूरा है तो एक ही, वो कहीं ना कहीं किसी को जानता है। अब जैसे मैं हूँ, मुझसे अगर कोई पूछता है कि मुझे मेरी नज़र में जो भी है, मैं ज़रूर बताऊँगा कि आप उनसे सीखिए। तो एक कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। जी, जी, और यहाँ पर मैं जो भी दर्शक मुझे देख रहे हैं, मैं कहना चाहूँगा, अगर आपको कुछ भी अगर क्वेरी रहे, मेरा फ़ेसबुक अकाउंट जयदीप पवार के नाम से है, मेरा मेरा इंस्टाग्राम पे भी अकाउंट है। आप कहीं पे भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मेरा नाम जयदीप पवार ही है, एन एमेच्योर फ्लूटिस्ट मैं लिखता हूँ खुद को। कुछ लोग मेरे नाम के लिए भी मुझे बोलते हैं कि एमेच्योर क्यों लिखते हो आप इतने टाइम के बाद भी? तो मैं खुद को अभी एमेच्योर ही मानता हूँ, इसलिए मैं एमेच्योर यूज़ करता हूँ वर्ड। बहुत तो बढ़िया, आप मुझे बहुत बढ़िया। फ्री हैं, आप जो भी चाहें मुझसे पूछ सकते हैं, मैं बाकायदा आपको जवाब दूँगा। कोई इश्यू नहीं मुझे, क्या बात है! मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही चीज़ पहुँच सके। सही है, सही है। तो मुझे लगता है कि हमारा उद्देश्य भी, जैसा मैं बताया, ई मंच पे हर संडे हम किसी न किसी गुणीजन से, किसी न किसी एक्सपीरियंस्ड से, या अ, नए कलाकारों के साथ, जो आपके लिए कुछ नई चीज बता सकते हैं, ऐसे लोगों के साथ हम हर संडे चर्चा करते ही हैं। और ये कोशिश करते हैं कि हम आपको संगीत से जोड़ें। और आप, हर आदमी के अंदर कहीं ना कहीं संगीत है। हर आदमी क्या, किसी को भी ले लो। इवन लोग बोलते हैं कि पहले लोग शिकार करते थे तो संगीत बजा के जानवरों को आकर्षित करते थे। हिरन का शिकार संगीत बजा के, सांप को बीन बजा के। तो कहीं ना कहीं जी, म्यूजिक सिर्फ इंसान ही नहीं, प्रकृति के जितने जीव हैं सबको आकर्षित करता है। और कहीं न बिल्कुल, कहीं बिल्कुल सबके अंदर आकर्षित होता करता है। है। सबसे बड़ी दवा है। आप कितना भी टेंशन में हैं, कितना भी टेंशन में हैं, एक बार आपकी पसंद का अगर म्यूजिक बज जाए, तो मैं समझता हूँ कि आपका टेंशन छूमंतर हो जाता है। बिल्कुल, तो हमारे ई मंच का भी उद्देश्य यही है कि हम अपने भारतीय शास्त्रीय संगीत स्पेशली, और हमारे जो वाद्य यंत्र हैं, इतने वाद्य यंत्र लुप्त हो चुके हैं, जिनको ऊपर जी, लाने की, जानने समझने की आवश्यकता है। यही रीजन है कि हम हर संडे आपको एक नए इंस्ट्रूमेंट या नई विधा के साथ हम चर्चा करते हैं। आज जैसा जयदीप सर के साथ चर्चा हुई कि बांसुरी कैसे हम आगे बढ़ें, कैसे बजाएं, और बहुत अच्छे तरीके से कि बांसुरी का सिलेक्शन कैसे किया जाए, बांसुरी पे फूंक कैसे मारी जाए, बांसुरी पकड़ी कैसे जाए, ये सारी चीजों पे चर्चा हुआ, सारी चीजों पे जी, चर्चा हुआ। और इसको हम और आगे भी, सर जिस हिसाब से टाइम देंगे, सर की अनुमति होगी, तो हम इसको और आगे बढ़ाएंगे कि आपको नई नई चीजें हम कैसे प्ले करना बताएं। और यहाँ पे हम इसके लिए इसको फ्री कर रहे हैं, क्योंकि ये आप लोगों की कृपा है कि आप लोग भी हमसे कोई चार्ज नहीं लेते हैं। तो हम भी किसी से जितना दान कर सकें, जितना दान कर सकें। और मैं तो ऊपर एक लेवल बढ़ के बोलता हूं, यदि आपके अंदर जज्बा है, आपको म्यूजिक सीखने का एक जज्बा है, और आप कहीं भी किसी भी कारण से
स्पेशली अगर फाइनेंशियल तौर पे आप कमजोर हैं, आपको हम सिखाएंगे। आप आगे तो आइए, आप बोलिए तो सही कि हमको इस चीज की जरूरत है। हमारे साथ कुछ ऐसी संस्थाएं भी जुड़ी हैं, कुछ ऐसे लोग भी जुड़े हैं जो आपकी मदद करने को भी तैयार हैं। तो आप बिल्कुल ना घबराएं। और अगर आपको सीखना है तो आप हमारे ई मंच पेज पर जा सकते हैं, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और कहीं भी दिक्कत हो तो आप बिल्कुल बताइए। सर, आज की चर्चा चूंकि समय भी हो चुका है और ढेर सारी चीजें हम दर्शकों को बता भी चुके हैं, इतना ज्यादा भी ना बताएं कि लोग, जैसे आप बोले कि मैक्सिमम लोग तो फूंक से ही हार जाते हैं और बांसुरी खरीद के कहीं कोने में डाल देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन ना हो, ऐसी चीजें ना हो, और आप उसको आगे बढ़ाएं। यदि आपको आवश्यकता है किसी भी चीज की, आप मान लीजिए फीस देने की भी दिक्कत है, तो हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको चाहे स्कॉलरशिप के थ्रू, चाहे जैसे भी, हम आपको सिखाने में प्रयास करेंगे। आप ई मंच पे आए और हमसे अपनी बातें शेयर कर सकते हैं। सर, हम आज के कार्यक्रम की समाप्ति आपके कुछ विशेष धुन से, कुछ विशेष कार्यक्रम से करना चाहेंगे, प्लीज। जी, जी। तो लाइट म्यूज़िक तो लगभग काफ़ी हो गया। तो जी, थोड़ा-सा मैं चाहूँगा कि शास्त्रीय संगीत का भी थोड़ा-सा हो जाए। मैं बस तान बिल्कुल बिल्कुल करता हूँ, बिल्कुल, प्लीज मुझे 2 प्लीज। सेकंड लगेंगे। जी। जैसा कि सर ने बताया, ये इंस्टाग्राम पेज भी है सर का, फेसबुक पेज भी है। तो आप आपकी पेज पे जा सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। किसी भी तरह की कोई आपको दिक्कत हो, कुछ पूछना हो तो बिल्कुल पूछ सकते हैं सर। हेलो। जी जी सर, जी सर, और प्लीज। जी, मेरी आवाज़ आ रही है? थोड़ा-सा मुझे एकदम कनेक्शन पुअर लगा था। जी तो थोड़ा-सा बता देता हूँ मैं। अभी मैं जी राग यमन का थोड़ा-सा आलाप का पोर्शन बजाऊँगा। एक्चुअली थोड़ा-सा जी। तबला कनेक्ट हो नहीं पा रहा है मेरा, क्योंकि मोबाइल नहीं, इधर कोई लगा बात हुआ नहीं है। सर, कोई बात तो नहीं, कोई बात नहीं सर, कोई बात कोशिश नहीं, करूँगा प्लीज। उसको सिर्फ़ आलाप के पोर्शन में लेके। जी 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 जी।
क्या बात, क्या बात, क्या बात। बहुत बहुत सुंदर सर। और थोड़ी-सी मैं कमी रह गई क्योंकि मोबाइल इधर कनेक्ट था, वरना मैं तबला ज़रूर प्ले करता साथ में। कभी मौका मिला शास्त्रीय से सर इस परफ़ॉर्म करने बार सर इस बार थोड़ा कमी रहेगी, तभी हम फिर से आएंगे। और म्यूजिक एक ऐसी चीज है जिसमें परफेक्शन सालों की रियाज और ढेर सारी चीजों पे डिपेंड करता है। तबले वगैरह के साथ करूँगा। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। और यह हमारा सौभाग्य होगा कि हम फिर आपके साथ मिलेंगे और चर्चा करेंगे। मुझे लगता है कि आज का जो ये कार्यक्रम रहा, ये हमारे जो नए संगीत प्रेमी हैं, संगीत प्रेमी तो नया हो ही नहीं सकता, बचपन से पुराने से ही होता है। जो लर्नर्स हैं, जो बांसुरी बजाना सीखना चाहते हैं, उनके लिए मुझे लगता है कि ये 100% बहुत ही यूजफुल चर्चा होगी। और अगली बार फिर हम कुछ नए चर्चा के लिए नेक्स्ट संडे 8:30 बजे उपस्थित रहेंगे। क्योंकि समय पर रहना और समय मेंटेन करना भी उसकी एक अपनी मर्यादा होती है और हमें उसका पालन करना होता है। तो आज हम इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको, जयदीप सर को, और आपको ही नहीं आपके गुरु को भी मैं प्रणाम करते हुए आज का कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं और आप सभी की अनुमति चाहते हैं। शुभ रात्रि। थैंक यू।